गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बॉटनी मेंटर मीनाक्षी शर्मा और हम लोग कर रहे हैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। अच्छा, याद है आपको हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने स्टार्ट किया था कि फ्लावर प्लांट्स में दो फेजेस होती है, एक वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। कैसे पता चलेगा आपको कि प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर है? तो प्लांट क्या कर रहा होगा? फ्लावरिंग कर रहा होगा, राइट? यही तरीका था हमारे पास में। फिर हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे? हम लोगों ने ये देखा था कि जो फ्लावर होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं जो एक सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम वर्ल्स कह सकते हैं। हम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट जब आप गए तो हमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में पता चला। देन हमने कहा कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर बच्चे? उसके बाद में हमने देखा कि जो पॉलन ग्रेन, जो मेल गैमेट्स जो बनने वाले हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, या जो मेल गैमेटोफाइट्स फॉर्म होने वाले हैं, वो जब फॉर्म होते हैं तो बेसिकली क्या होता है? ये काम एंथर के अंदर होता है। तो एंड्रोशियम जो है उसके एक यूनिट स्टेमन था, स्टेमन के 2 पार्ट थे, एक एंथर एंड फिलामेंट, और फिर एंथर के अंदर क्या हुआ था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे माइक्रोस्पोर्स बने थे, राइट? फिर हमने कहा कि यही माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये फर्दर किस में डेवलप हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाते हैं, राइट? और हमने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखी थी, और जहाँ तक मुझे पता है आपने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखी थी, दैट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये फिर इसके पास में कौन है? इंटाइन, और इंटाइन के चारों तरफ हमारे पास में क्या प्रेजेंट है बच्चे? इस तरीके से एक्साइन प्रेजेंट है, राइट? जहाँ एक्साइन प्रेजेंट नहीं है उस जगह को हमने क्या कहा था? जर्मपोर कहा था। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट है, एक लार्ज सेल विथ इरेगुलर न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल एंड 1 स्मॉल सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्पिंडल शेप, इट इज दी जनरेटिव सेल, राइट? इसी तरीके से हमने पॉलन ग्रेन की, मैंने यहाँ सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाई है, वो पढ़ी थी। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है पहले ये देखिए, और उसमें पढ़ने वाले क्या है उसके ट्रेलर को समझिए, राइट? फाइन। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो याद करो, अगर आपके पास में 100 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है अभी, याद करो आपके वहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बने थे, यानी एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन मदर सेल आपको 4 माइक्रोस्पोर बना के देती थी जो अटैच होते थे कैलोस्पेड से, जिसे अपन ने माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा था, राइट? अब इन माइक्रोस्पोर्स टेट्राड्स में से कैलोस्पेड को डिसॉल्व करके हमने माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट किया। ओके बच्चे? अब ये माइक्रोस्पोर जो ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोर है वो कैसे डेवलप होने वाला है? पॉलन ग्रेन की तरह, है ना? तो याद करो माइक्रोस्पोर कैसा था, एक बार हम पीछे जाऊं तो माइक्रोस्पोर 1 सेल्ड एंड 1 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कि कैसा था? हैप्लॉइड था। ये किस में डेवलप हुआ है? ये इस पॉलन ग्रेन में या मिच्योर पॉलन ग्रेन में डेवलप हुआ है, जिसके अंदर आपके पास में क्या है? एक्साइन भी है, साथ ही साथ में क्या है? इंटाइन भी है, और साथ ही साथ में क्या है? यहाँ पर आपके पास में जनरेटिव सेल भी है, और जनरेटिव सेल के साथ साथ में आपके पास में कौन सी सेल भी है? वेजिटेटिव सेल भी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैं एक रफ्ता डायग्राम बना रही हूँ, आप पिछली क्लास में देखेंगे तो हमने इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कैसे एक सिंगल सेल्ड सिंगल न्यूक्लिएटेड माइक्रोस्पोर से आपके पास में एक मिच्योर पॉलन ग्रेन डेवलप होने वाला है, जिसमें 2 सेल हैं और कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करें। देखो बच्चे, सबसे पहले मेरे पास में क्या प्रेजेंट है? मेरे पास में मान लीजिए प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर। क्लियर? ये माइक्रोस्पोर्स जो थे वो इस तरीके से प्रेजेंट नहीं थे, ये टेट्राड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे। बोलो बात समझ में आई? आपकी यहाँ पर एक टैपिटम लेयर थी, उसने कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन किया, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वैसे हमने बताया आपको, और उसकी वजह से ये कैलोस्पेयर डिसॉल्व होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड के सभी माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट। अब हर एक माइक्रोस्पोर एज अ मेल गैमेटोफाइट क्या होने जा रहा है? डेवलप होने जा रहा है, राइट? सो दिस इज द माइक्रोस्पोर। फाइन। अब क्या होगा इस माइक्रोस्पोर के अंदर? क्या होगा? देखो ये हैप्लॉइड है। कैसा है? हैप्लॉइड। तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि जितने भी डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे? माइटोसिस होंगे। तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। अब एक बार ढंग से सुनना, यहाँ पर जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो एसिमेट्रिक क्या बन जाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। अब जब स्पिंडल फाइबर्स ही एसिमेट्रिक है तो होने वाला डिवीजन भी कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिक हो जाता है। ये एनसीईआरटी ने दिखा भी रखा है। तो ये रहा हमारे पास में सेल साइटोप्लाज्म, ये रहा हमारे पास में मान लीजिए न्यूक्लियस, राइट?
और ये हमारे पास में बनने जा रहे हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि कैसे हैं बच्चे, एसिमेट्रिक, राइट। तो दीज आर दी एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। क्लियर। अब जब ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे तो आपके पास में दो तरह के, एसिमेट्रिक तो डिवीजन भी एसिमेट्रिक होगा और आपके पास में दो तरह की सेल्स बनकर क्या होगी, तैयार होगी। चलिए देखते हैं दो तरह की सेल्स को भी। एक सेल साइज में बड़ी होगी, सॉरी एक न्यूक्लियस साइज में बड़ा होगा और एक न्यूक्लियस साइज में क्या होगा बच्चे, छोटा होगा, और वो इस तरीके से माइक्रोस्पोर की वॉल से या मेम्ब्रेन के पास में क्या रहेगा, अटैच रहेगा, राइट। और अभी हमारे पास में क्या हुआ है, अभी हमारे पास में हुआ है कैरियोकाइनेसिस। याद करो डिवीजन दो स्टेज में होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर सेल, हमारी न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। और एक न्यूक्लियस हमारे पास में कौन सा बना है भैया, एक न्यूक्लियस हमारे पास में लार्ज न्यूक्लियस बनकर तैयार हुआ है। इस लार्ज न्यूक्लियस को तो मैं कहने वाली हूँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक एक चीज ढंग से पढ़े, संभल के चलते हुए, है ना। और इसे मैं क्या कहने वाली हूँ, दिस इज नॉन एज जनरेटिव न्यूक्लियस। कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर, फाइन है ना। अब देखिए बच्चे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस से डेवलप हुआ, जनरेटिव भी, तो दोनों भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और अब इनके अंदर क्या होगा, अब इनमें होगा साइटोकाइनेसिस भी होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, एक आपकी छोटी सेल बनी है और एक आपके साथ में पास में बड़ी सेल बनी है। दैट लार्ज सेल इज नॉन एज vegetative cell and this small cell is generative cell। कोई दिक्कत है। अब क्या होगा, ये जनरेटिव सेल यहाँ से डिटैच होगी और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। तो जो नई आपके पास में पिक्चर आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ये रही आपके पास में सेल, फिर ये रहा आपके पास में वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये रहा आपके पास में क्या बेटा, स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल। बोलो बात समझ में। सो एक आपके पास सेल बड़ी है और एक आपके पास में कैसी सेल है, छोटी सेल है। सीधी सी बात है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा यहाँ पर, वैक्यूल्स वगैरह, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। नाउ इट हैज़ एग, इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट होगी, एंटाइन भी प्रेजेंट होगी और इसके चारों तरफ कौन प्रेजेंट होगी बच्चे, इस तरीके से एग्जाइन भी प्रेजेंट है। जहाँ एग्जाइन नहीं है उसे आप क्या कह रहे हैं, जर्म पोर कह रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब देखिए ये मेरे पास में कौन सी सेल दिखाई दे रही है, जो सेल बड़ी है, लार्ज है, फिर से मैं लिख रही हूँ, इसे मैं क्या कह रही हूँ, वेजिटेटिव सेल। अब ये सेल कैसी होती है, पहली बात तो ये सेल साइज में कैसी होती है, लार्ज होती है। इसके अंदर अबंडेंट फूड क्या होता है बच्चे, रिजर्व होता है। साथ ही साथ में इर्रेगुलर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है। और सुनो, नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी सेल है भैया, जनरेटिव सेल है। ये सेल कैसी है बच्चे, स्मॉल है। साथ ही साथ में कैसी है बच्चा, स्पिंडल शेप है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो मेरे पास में इस दौरान अगर मैं ढंग से देखूं तो ये कैसा पॉलन ग्रेन बनकर तैयार हुआ है, ये मेरे पास में 2 सेल्ड एंड 2 न्यूक्लिएटेड क्या प्रेजेंट है, मैच्योर पॉलन ग्रेन है। मैम हेडिंग तो आप लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यस बच्चा, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैम फर्स्ट सेल क्यों, क्योंकि अभी तक ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये अभी तक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट नहीं कहा जाएगा। इट इज़ मैच्योर पॉलन ग्रेन बट इट इज़ नॉट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट।
तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कैसा है बच्चा, ये है इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। बोलो आप समझ में। तो अभी ये पॉलन ग्रेन, फिर से सुनिएगा, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, बट pollen grain is mature but is not a mature male gametophyte। मैच्योर तो ये अब जाकर होगा। कैसे मैच्योर होगा, ढंग से देखिएगा। तो देखिए बच्चे, अब होगा क्या, इन 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, वो इसी स्टेज में क्या कर जाएंगे, पॉलिनेशन कर जाएंगे। इन 60% किसके अंदर बच्चे, एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में क्या होगा बच्चे, पॉलिनेशन होगा। तो आप एक बात समझ रहे हो कि जब पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, पॉलिनेट हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन तो मैच्योर है, लेकिन मेल गैमेटोफाइट अभी तक क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है। हाँ, 40% एंजियोस्पर्म में ये यही मैच्योर हो जाएगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि मैच्योरेशन पे क्या होगा, और ऑब्वियसली बात है कि हमेशा वेटेज ज़्यादा को दिया जाता है, तो हम 60% के बेसिस पर देखने वाले हैं, है ना। तो हमारा पॉलन ग्रेन तो डेवलप हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास में हमारा मेल गैमेटोफाइट डेवलप नहीं हुआ है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है, क्या होने जा रहा है भैया, पॉलिनेशन होने जा रहा है। याद कीजिए, जब पॉलिनेशन होगा तो ये कहाँ पर आएंगे, जहाँ तक मुझे याद है ये फीमेल पार्ट पर आएंगे। फीमेल पार्ट में इस तरीके से कौन है बच्चे, स्टिग्मा है। स्टिग्मा के साथ में ऐसे कौन है बच्चे, स्टाइल है, और स्टाइल के साथ में क्या है, ओवरी है, और ओवरी में ही हमारा कौन प्रेजेंट है भैया, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। क्लियर, अभी हम उसकी बात करेंगे, फीमेल अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, पहले हम मेल को पढ़ रहे हैं, राइट। अब हमारे पास में कौन आ गया है, हमारा मैच्योर पॉलन ग्रेन आ चुका है। ये रहा हमारा मैच्योर पॉलन ग्रेन। बोलो बच्चे, बात समझ में आई, जो जिसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इंटाइन है, और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, उसकी एग्जाइम भी प्रेजेंट है, राइट। साथ ही साथ में उसके पास में एक स्पिंडल शेप सेल प्रेजेंट है। इस स्पिंडल शेप सेल को आप लोगों ने क्या कहा है बच्चे, जनरेटिव सेल कहा है ना। और इसके पास में एक बड़ी वाली सेल प्रेजेंट है, जिसे आपने कौन सी सेल क्या रखा है बच्चे, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, राइट। तो अभी ये कैसा है, अभी ये हमारे पास में 2 सेल प्लस 2 न्यूक्लियस दे रहे हैं। अब सोचिए, अब देखो बच्चे, ये तो आपको पता है, जूलॉजी में ही पढ़ते हो कि सेम स्पीशीज के गैमेट्स ही क्या करते हैं, एक दूसरे को फर्टिलाइज। अब स्टिग्मा चेक करेगी कि ये जो पॉलन ग्रेन आया है ये राइट है या रॉन्ग, यानी कि कंपैटिबल है कि कंपैटिबल नहीं है। मान लीजिए ये स्टिग्मा पपाया की है और आने वाला पॉलन ग्रेन भी पपाया का ही है, तो कंपैटिबिलिटी चेक कर ली जाएगी और अब आगे का काम चलेगा। यानी कि अब हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या होने जा रहा है, मैच्योर होने जा रहा है। और जब मैच्योर होगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ये रही हमारे पास में स्टिग्मा, राइट, और ये रहा हमारे पास में पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिसकी क्या निकलने वाली है बच्चे, इस तरीके से जर्म पोर से पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, है ना। स्टिग्मा इसे बहुत सारा नरिशमेंट देगी बच्चे, नरिशमेंट देगी, मॉइस्चर देगी, ठीक है, बोरोन आयंस वगैरह भी देती है, ताकि क्या हो सके, इजीली जर्मिनेट हो सके, फाइन। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कौन चल रही है बच्चे, यहाँ पर जा रही है ये आपकी स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल, जो कि माइक्रोस्पोर में किससे बनी थी, माइटोसिस से बनी थी। अब ये जनरेटिव सेल यहाँ पर क्या कर जाएगी बच्चे, माइटोसिस कर जाएगी, और माइटोसिस करते ही आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस था ही, है ना। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आ जाता है, क्यों आ जाता है ये हम बाद में देखेंगे, एक मिनट के लिए। तो बाकी सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वेजिटेटिव सेल माइटोसिस करेगी, हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से 2 मेल गैमेट बनकर क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सा, राइट। सो दीज आर दी 2 मेल गैमेट। कोई दिक्कत है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर,
ये हमारे पास में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट को, जो कि कैसा होता है? 3 सेल्ड प्लस 3 न्यूक्लिएटेड। मैम ये 3 सेल कौन कौन सी है? अरे भाई देखते हैं, देखो 3 सेल कौन कौन सी है। एक तो आपके पास में कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल है, और उनके न्यूक्लियस भी होंगे, बोलो है नहीं है। और 2 आपके पास में क्या है बच्चे? मेल गैमेट। तो अब ध्यान रखेंगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन इज 2 सेल्ड एंड 2 न्यूक्लिएटेड, बोलो बात समझ में आई। और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एंड पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जनरेटिव सेल ने कब डिवाइड किया है? आफ्टर पॉलिनेशन डिवाइड किया है, और इवन आफ्टर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो माइटोसिस हुआ है, जो कि कौन सा माइटोसिस होना चाहिए? अब सेकंड नंबर का होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कहाँ हो गया था? माइक्रोस्पोर के अंदर में हो गया था, बोलो बात समझ में आ रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके जनरेटिव सेल ने दूसरी बार सेकंड टाइम माइटोसिस करके 2 क्या बनाए हैं? मेल गैमेट बनाए। यही काम 40% एंजियोस्पर्म में कहां पर हो जाएगा बच्चे? एंथर के अंदर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगर मैं देखना चाहती हूं कि मेरे मेल गैमेटोफाइट को, इस प्लांट के जो मेल गैमेटोफाइट है, इसे बनने के लिए मुझे कितने डिवीजन चाहिए होंगे, तो कहानी कुछ यहां से शुरू हुई थी। तो मेल गैमेटोफाइट के लिए कितने क्या है? डिवीजन रिक्वायर्ड रहे। क्या रहे? रिक्वायर्ड रहे, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो मेरे हिसाब से क्या रहा था कि सबसे पहले मेरे पास में कौन आई थी? पॉलन मदर सेल आई थी, बोलो है या नहीं है, जो कि कैसी थी? 2n थी। उसमें क्या हुआ था भैया? मियोसिस। उससे मेरे पास में क्या बने थे भैया? माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे, बोलो है नहीं। इन माइक्रोस्पोर्स में से ईच माइक्रोस्पोर के अंदर क्या हुआ? आगे का डिवीजन हुआ, बोलो बात समझ में आ रही है। माइक्रोस्पोर कैसा था? n था, क्योंकि मियोसिस से बना। जो एक में हो रहा है वो चारों के अंदर हो रहा है। अब इस माइक्रोस्पोर से सबसे पहले मेरे पास में फर्स्ट माइटोसिस हुआ। फर्स्ट माइटोसिस से मेरे पास में एक तो इसमें कौन सी सेल बनी भैया? जनरेटिव सेल बनी, बोलो है या नहीं है। और एक कौन सी सेल बनी भाई? वेजिटेटिव सेल बनी, है ना। थोड़ा सा इस तरह समझेंगे। फिर मेरे पास में सेकंड टाइम माइटोसिस हुआ। जब सेकंड माइटोसिस हुआ तो मेरे पास में एक तो कौन सी सेल था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और 2 मेरे पास में कौन से थे? मेल गैमेट प्रेजेंट है, बोलो बच्चे बात समझ में। तो मेरे पास में एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए जो डिवीजन हुए हैं वो कितने हुए हैं? 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। क्लियर? पहली बात तो यहां समझ में आ गई। दूसरी बात एक और समझेंगे। नेक्स्ट, आपसे कोई पूछ ले, एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 microspores, how many meiotic division are required? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई? मेरे हिसाब से क्या है, एक एमएमसी होती है तो आपको कितने माइक्रोस्पोर बना के देती है? 4 माइक्रोस्पोर बना के देती है, राइट, एक एमएमसी से। अब आपके पास में आपको कितने माइक्रोस्पोर चाहिए? 100 माइक्रोस्पोर की क्या है आपको रिक्वायरमेंट है। तो सीधी सी बात है, 100/4 करके देखेंगे तो कितने आ जाएंगे भैया? 25 मियोसिस आ जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? बोलो बच्चे बात समझ में, है ना। तो आपको 100 माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे? आपको 25 क्या चाहिए होंगे? मियोसिस चाहिए होंगे। एक क्वेश्चन और आ जाए आपके पास में कि इन टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर, एक कैसा एंथर है भैया? टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया has 100 microspores
spore mother cell. So what will be the total number of microspore, we can say pollen grain produced by this anther. तो चलिए ये भी याद करते हैं, चलो एक बात थोड़ा सा याद करो। ये कह रहा है टेट्रास्पोरेंजिएट है। कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट। बोलो भाई, ये टेट्रास्पोरेंजिएट हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? अब ये कह रहा है, अच्छा इस डायग्राम में ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कह रहा है कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में मेरे पास में 100 क्या प्रेजेंट है? पीएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? पॉलन मदर सेल प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में? अब ये कह रहा है ये कितने माइक्रोस्पोर देगा? तो भाई एक से अगर 100 बनते हैं, सॉरी एक से अगर 4 बनते हैं, तो सीधी सी बात है 100 से हमारे पास में कितने माइक्रोस्पोर बन के तैयार होंगे? मियोसिस करने जा रहे हो आप, तो आपके पास में 400 क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। पहली कहानी तो यहाँ खत्म हो रही है। अब ये कह रहा है कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है? 100। तो ये हर एक किसमें बने होंगे? 4 माइक्रोस्पोर ईच माइक्रोस्पोरेंजिया में बने होंगे। तो अगर ईच माइक्रोस्पोरेंजिया में बन रहा है तो इनटू आप क्या कर दो? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कर दो। सोच के देखो ना, इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी 100, तो चाहो तो 400 हो गए ना। तो 400 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा? 1600 क्या आ जाएंगे बच्चे? माइक्रोस्पोर आ जाएंगे। आप कैसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो कि एक का निकाल लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैचिंग कर लो 100 यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100, तो वी हैव 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल। उनमें मियोसिस से कितने बनेंगे बच्चे? 1600 बनेंगे। तो क्वेश्चंस आपसे कुछ इस तरीके से ही पहुंच सकते हैं। और बहुत से बच्चे घबराएंगे नहीं कि बायोलॉजी के अंदर मैथ्स कहाँ से आ गई। छोटी मोटी मैथ्स से आएगी तो इंटरेस्ट भी बना रहता है। मुझे लगता है मैथ्स ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के रखती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या समझने होंगे? क्वेश्चंस को समझना होगा। कोई दिक्कत है? तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या डिफरेंस है, मेल गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर ने ही डेवलप होकर पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट को क्या किया है? फॉर्म किया है, राइट। और यहाँ पर हर एक माइक्रोस्पोर एक्टिव है और हर एक माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप होने वाला है? पॉलन ग्रेन में या मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होने वाला है। क्लियर? दूसरी बात हमने क्या कहा कि मेल गैमेटोफाइट कहाँ जाकर मैच्योर होगा? मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा पर जाकर 60% एंजियोस्पर्म्स में आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा पर जाकर क्या करता है? अपना मैच्योरेशन कंप्लीट करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के अंदर? चलिए अब हम और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब हमारे पास में कुछ पॉलन ग्रेन से जुड़े हुए टॉपिक आ जाएंगे, है ना, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? पॉलन एलर्जी को पढ़ने वाले हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अब पॉलन एलर्जी क्या है? देखिए बच्चे, क्या होता है ना कि कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स बेसिकली जो एनिमोफिली होते हैं, जो एयर के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, इनकी मेनली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज किए जाते हैं और ये इतने माइन्यूट होते हैं कि हम जब रेस्पायर कर रहे होते हैं, जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमारी बॉडी में जाकर बहुत ज़्यादा सीवियर क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो देखिए बच्चे, तो पॉलन ग्रेन क्या करते हैं बेटा? कॉज सीवियर एलर्जी। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक है? जैसे कि ये क्या कर सकते हैं? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह जैसी डिजीज को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीवियर कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में आज प्रॉब्लम बना हुआ है वो बना हुआ है कैरेट ग्रास या पार्थीनियम का पॉलन ग्रेन, है ना। तो बहुत ज़्यादा डेंजरस कौन है? यहाँ पे मैं शॉर्ट में लेती हूँ क्योंकि वर्बली बोल ही रही हूँ, है ना। पॉलन ग्रेन ऑफ कौन बेटा? कैरेट ग्रास, जिसे हम और क्या बोलते हैं बच्चे? पार्थीनियम। अगर अभी आप कहीं पर भी है ना इंडिया के अंदर, आपको ये पार्थीनियम आराम से, आप इंस्टीट्यूट कोचिंग के बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ, खाली ज़मीन पड़ी ना, वहाँ पे दिख जाएगा। ग्रीन कलर का सा पेड़ है, ठीक है, इसकी लीव्स आपको ना कुछ ऐसे दिखाई देंगी, यूं यूं,
ऐसी ऐसी, है ना। और झुंड के अंदर ना बहुत सारे वाइट फ्लावर होते हैं, छोटे 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 फ्लावर होते हैं। तो छोटी फ्लावर इतना छोटा, उसका पॉलन ग्रेन कितना छोटा होगा, और ये इतना छोटा होता है कि ये रेस्पिरेशन या इंस्पायरेशन के थ्रू हमारे कहाँ चला जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है। बोलो बच्चे समझ में आई। तो कैरेट ग्रास या पार्थिनियम जो है ना, ये क्या कॉज कर रहे हैं बेटा, ये कॉज कर रहे हैं हमारे अंदर सीवियर एलर्जीज को, एलर्जी, जिन्हें हम किसके नाम से जा रहे हैं बच्चे, जो कि क्या है बेसिकली एक तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कैरेट ग्रास हमारे भारत में नहीं मिलती थी, ये तो हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हुई थी एज कॉन्टामिनेंट। किसके साथ में बेटा, वीट के साथ में। कुछ गेहूं की किस्म थी जो हम बाहर से लाए, और उसके साथ साथ ये भी आ गई, ठीक है, और हमारे भारत में फैल गई, और आज हमें बहुत सारी क्या कर रही है, डिजीज कर रही है। इसके अलावा बेटा और कौन कौन हो सकता है, अगर मैं और एग्जाम्पल भी बोलूँ ना, अदर एग्जाम्पल जो कि कर रहे हैं, उसमें एक आ जाएगा आपके पास में एमेरंथस। एमेरंथस की जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं। इसके अलावा और कौन आ जाएगा बच्चे, इसके अलावा आ जाएगा आपके पास में चिनोपोडियम। सो चिनोपोडियम इज ऑल्सो कॉजिंग बेटा क्या, हमारे अंदर बेसिकली एलर्जीज को डेवलप कर रहा है, राइट। ये बात हो गई हमारे यहाँ पे किसकी बेटा, पॉलन एलर्जीज की। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट और, अब हम आते हैं किसके ऊपर बच्चे, पॉलन प्रोडक्ट्स पर। तो यस, पॉलन ग्रेन्स को हमारे यहाँ तो नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है, एज अ सप्लीमेंट भी कंज्यूम किया जाता है, और इन्हें एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज किया जाता है। बोला है नहीं। तो पॉलन ग्रेन्स को कहा जाता है दैट दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट। बोला है नहीं। ये क्या किए जा रहे हैं बच्चे, यूज्ड एज अ सप्लीमेंट, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, और यू कैन से सिरप्स की फॉर्म में इन्हें क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है लार्जली, है ना। लार्ज कंजप्शन इसका कहाँ पर है बच्चे, तो आप देखेंगे लार्ज कंजप्शन जो इसका हो रहा है वो बेसिकली कहाँ पर हो रहा है बच्चे, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इसका एब्जॉर्ब जो कंजप्शन है वो क्या है बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ये माना जाता है कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टेमिना इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये इंक्रीज करते हैं बेटा, क्या, स्टेमिना। किस में बेटा, हाँ जी, एथलीट्स में। बोलो बच्चे बात समझ में आई। इसी के साथ साथ के अंदर ये स्टैमिना इंक्रीज कर रहे हैं बच्चे, किसके अंदर, रेस हॉर्सेस के अंदर। तो रेस हॉर्स के अंदर या एथलीट्स के अंदर इसे किस में यूज़ किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये वैसे उनका स्टैमिना बढ़ाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स के क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं बच्चे, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं। बोलो ही नहीं। तो स्टैमिना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं बच्चे, इन्हांस कर रहे हैं। ये बात हो गई किसकी बच्चे, पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये आगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है बच्चे पॉलन वायबिलिटी। क्या है भाई पॉलन वायबिलिटी, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मार्केट से अपने लिए सिरप लेकर आते हैं, है ना। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, तब तो एक अलग से सिरप आती है, एक पानी की बॉटल आती है, उसे डालो, मिला लो और बच्चे को दो। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो डोजेज उतनी आती है, डॉक्टर कहेगा कि सुबह शाम आपको 5-5 ml देनी है, 5 दिन तक देनी है। 5 दिन में दवाई खत्म भी हो जाएगी अगर आप उसे रेगुलरली डॉक्टर के हिसाब से बनाए हुए दे रहे हैं। कुछ 1-2 डोज बचे तो वो बात अलग है। और फिर आपको केमिस्ट खुद कहेगा कि भाई इसको इसके बाद फेंक देना, आप इसे वापस से यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इसको यूज़ करने की, इसके एक्टिव रहने का टाइम पीरियड इतना ही था।
और आप भी और भी देखिए, आप कोई भी घर पे मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, सिरप लेकर आ रहे हैं, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद आप उसे क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो फैक्ट्री से बन के निकली, आपके घर पर आई और आप उसे यूज करो, तब तक एक टाइम पीरियड होता है। अपने घर में आप डिश टीवी चलाते हैं, है ना, आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, आज के जमाने में अमेजोन यूज कर रहे हैं, तो इन सबको एक सब्सक्रिप्शन टाइम आता है। आप इतने पैसे दीजिए, इतने टाइम का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, खत्म हो जाएगा, वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसे ही पॉलन ग्रेन के साथ में, पॉलन ग्रेन एक बार शेड हो गया, किससे, एंथर से, अब उसे स्टिग्मा मिल जाए और वो उस पर जाकर क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, तो उसकी वो पावर या वो ड्यूरेशन कि वो कब तक एक्टिव रह सकता है स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट होने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। सो आप ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि एक वो टाइम पीरियड जिसके अंदर पॉलन ग्रेन क्या रह रहा है बच्चे, एक्टिव रह रहा है, बोलो है या नहीं है, क्या होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, किसके बच्चा, स्टिग्मा पर, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, द पीरियड, सॉरी, the period for which pollen grain remains, you can say active or you can say viable to germinate on स्टिग्मा। बोलो, बात समझ में आ रही है, ऑन पॉलिनेशन या आफ्टर यू कैन से पॉलिनेशन। तो वो टाइम पीरियड जब तक वो क्या रह रहा है बच्चे, एक्टिव रह रहा है। अब ये टाइम पीरियड जो होता है ना बेटा, ये हर एक प्लांट में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल फॉर 30 मिनट, अच्छा 30 मिनट से वो कभी कभी आपको हाफ एन आवर भी बोल देंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा किस में रहता है बच्चे, वीट में और किस में, राइस में, है ना। मोनोकॉट प्लांट्स है ना, सीरियल्स कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिकली कौन सी फैमिली में आते हैं बच्चे, पोएसी फैमिली में आते हैं। तो अक्सर पोएसी फैमिली के जो मेंबर है, लार्जेस्ट फैमिली बेटा ये है ना, ध्यान रखना, इसके जो मेंबर्स हैं, इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो अगर एंथर से निकले तो उन्हें 30 मिनट्स में स्टिग्मा मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चे और किसके अंदर होते हैं, अगर आप सेवरल मंथ्स के लिए देखते हैं, है ना, फॉर मंथ्स, तो इसमें कौन आती है, इसमें आती है आपके पास में फैमिली, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप रोजिएसी, बोलो बात समझ में, सोलोनेसी और लेग्यूमिनेसी। इन 3 फैमिलीज के जो पॉलन ग्रेन है वो कुछ महीनों के लिए क्या रह सकते हैं बच्चे, वाइबल रह सकते हैं। इसके अलावा जो हमने वीट और राइस देखा, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैबिएसी फैमिली भी है, इसके अंदर आपके मटर आएगा, आपके बीन्स आएंगे ना, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। तो इनके अंदर बेसिकली मंथ्स तक हो सकती है, लेकिन राइस वीट वगैरह में पोएसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर अगर फैमिली से ही पूछ ले तो कैसे रहेगी बच्चे, हाफ एन आवर के लिए रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक है ये पॉलन ग्रेन का, दैट इज दी पॉलन प्रिजर्वेशन। देखो जो तरीका है ना प्रिजर्वेशन का, जो भी हम पढ़ने वाले हैं कि आप पॉलन को क्या कर रहे हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रख दे रहे हो, यानी ऐसी कंडीशन में रख दे रहे हो कि आप उसे जब चाहें तब जर्मिनेट करवा लें। भाई मैम 30 मिनट्स के अंदर आपने कहा कि वीट और राइस तो वो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। मान लीजिए मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मैं किसी दूसरी कंट्री में गई और वहाँ जाकर मैंने एक बहुत अच्छी किस्म देखी किसकी, राइस की। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इंडिया भी लेकर आऊँ। अब प्लांट लाने से अच्छा है कि मैं उसकी पॉलन ग्रेन्स और एग सेल्स लेकर आ जाऊँ, तो वो यहाँ पर मैं उनको क्रॉस करवा लूँगी। अब पॉलन ग्रेन्स को मैं यहाँ लेकर आऊँगी, फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करूँगी, टाइम लगेगा, जबकि इनकी वायबिलिटी सिर्फ कितने मिनट की थी, 30 मिनट्स की थी। तो उस कंडीशन के अंदर मैं इन्हें प्रिजर्व करके ला सकती हूँ, प्रिजर्व करवा सकती हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इन्हें क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, इनकी वायबिलिटी को क्या करने के लिए, मेंटेन करवाने के लिए। प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जो पॉलन्स होंगे ना, पॉलन, उनको हम क्या करेंगे, प्लेस्ड इन लिक्विड
नाइट्रोजन अंडर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब आप लिक्विड नाइट्रोजन में किसी चीज़ को इतने टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, बिल्कुल स्लो, बंद के बराबर, जैसे बंद नहीं होगी, स्लो डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इवन आप सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स के अलावा सीड बैंक्स का भी नाम सुनेंगे, आप सीड्स को भी ऐसे प्रिजर्व करवा सकते हैं। यहाँ तक कि एनिमल्स में स्पर्म्स वगैरह को भी इस तरीके से क्या, या एग सेल्स को जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उनके स्पर्म्स को, उनकी सेल्स को हम क्या करवा सकते हैं बच्चे, प्रिजर्व करवा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने स्टार्ट किया था इसे एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम क्या था? एंड्रोशियम पूरे वर्ल्ड का नाम था, थर्ड वर्ल्ड था ये फ्लावर के अंदर, और इसकी एक यूनिट स्टेमन थी। स्टेमन के दो पार्ट थे, एक फिलामेंट था, एक एंथर था। एंथर के अंदर बेसिकली एंथर लोब्स थे, ठीक है। ईच एंथर लोब में थीका थी, और हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया थी। माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारा टिश्यू भरा हुआ था, जैसे आपने स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा था, कहा था, और उसकी हर एक सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या बनाने के लिए कैपेबल थी, एक माइक्रोस्पोर या एक पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए क्या थी, वाइबल थी या एक्टिव थी, या उसमें कैपेसिटी थी। फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो पॉलन मदर सेल्स है या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उन्होंने मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन डेवलप हुए, और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से मेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, डेवलप हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? और फिर हमने देखी कि पॉलन्स एलर्जीज भी करते हैं, लेकिन पॉलन नुकसान ही नहीं करते। पॉलन की पॉलिनेशन की वजह से सीड्स बन रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, और इनको तो हम प्रोडक्ट्स की तरह एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम इन्हें प्रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम तक ये हर एक पॉलन ग्रेन की लाइफ क्या होती है, रिटेन करती है। उसे हमने क्या कहा, पॉलन वायबिलिटी का, राइट।